आपको पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 12 अगस्त से आपके एग्जाम प्रारंभ हो चुके हैं और मैं आज आपको बताने वाला हूं 13 अगस्त के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का स्तर किस प्रकार से था। पूरा एनालिसिस हम देखने वाले हैं। मैं बोर्ड पे सारे क्वेश्चन लिखूंगा, आप उनको समझेंगे और किस तरीके से आपको आगे तैयारी करनी है वो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था कि किस नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है। क्या प्रश्न पूछा गया था? किस नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है? राकसताल झील से होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा राकसताल जो झील है उससे किस नदी का उद्गम होता है? सतलज नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? सतलज नदी का उद्गम होता है। यहां मैं लिखना चाहूंगा सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। वही नदी है ये सतलज नदी। ध्यान से सुनिएगा, ये इस प्रकार से जो डायग्राम होता है भारत का, यहां से नदी निकल के आती है सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी है। और ये भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और ये जिस झील से निकलती है, झील का नाम क्या भैया? राकसताल झील है। कौन सी झील है वह? राकसताल झील है। कौन सी झील है वह? राकसताल झील है। और इसी के ऊपर भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। तो ये कौन सी नदी है? आपकी सतलज नदी है। बढ़ जाता हूं मैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया? तो आपसे प्रश्न नदियों से पूछे जा रहे हैं। नदियों वाला टॉपिक आप बहुत अच्छी से कर लीजिए। अभी कल उसके पहले 12 अगस्त वाले में कृष्णा नदी पूछी गई थी, घग्गर नदी पूछी गई थी। अभी कौन सी नदी पूछी जा रही है आपसे? सतलज नदी पूछी गई है। अभी कल ही और भी कई सारे शिफ्ट में कहीं लूनी नदी पूछी गई है, कहीं आपकी कावेरी नदी। तो नदियों से बिल्कुल निरंतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये वाला टॉपिक आप एक बार देख ले। नदी का उद्गम स्थल और नदी के किनारे बसे शहर और किसकी सहायक नदी है, किस राज्य में प्रवाहित हो रही है, वो सब चीजें। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना चाहूंगा कि सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? क्या प्रश्न आया है? सोनल मानसिंह का संबंध के शास्त्रीय नृत्य से। क्या प्रश्न पूछा गया है? सोनल मानसिंह का संबंध के शास्त्रीय नृत्य से। ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर है यहाँ पर, इसका उत्तर है ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही। भरतनाट्यम व ओडिसी दोनों ही शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध रखते हैं। ये दोनों ही करने में क्या है? आपके योग्य है। कौन? सोनल मानसिंह। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है आपका भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। ये प्रश्न पूछा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 24वें नंबर के पूछा गया है, ना कि हाल ही में जो करंट 25वें है वो पूछा गया है। तो 24वें कौन है आपके? 24वें कौन थे आपके? सुशील चंद्रा। कौन थे? सुशील चंद्रा। इसके पहले अगर मैं बात करूं सुशील चंद्रा के पहले ये कौन से नंबर के? 24वें नंबर के हैं। और इसके बाद में अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। अभी वो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। 25वें। राजीव कुमार कौन है? 25वें। और 23वें अगर पूछा जाए तो सुनील अरोड़ा। अगर 23वें भी पूछा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा सुनील अरोड़ा। ये है आपके सुनील अरोड़ा जी। ये कौन है? सुनील अरोड़ा भारत के 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। चुनाव आयोग के बारे में अगर मैं बात करूं तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। 3 सदस्यीय आयोग है यह। 25 जनवरी 1950 का इसका गठन किया गया था। और 25 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस या फिर नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो इसमें से पहले कंप्लीट होगा यही उनकी क्या है? अधिकतम आयु है। बढ़ते हैं हम आगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाता हूं। क्या प्रश्न है? लूनी नदी। प्रश्न है आपका चौथे नंबर का। लूनी नदी से संबंधित प्रश्न आया है। लूनी नदी
विलुप्त हो जाती है, कहाँ विलुप्त हो जाती है, कहाँ विलुप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी से प्रश्न आया है। तो आपको पता होगा कच्छ के रण में जाकर लूनी नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में, कहां पर, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है, लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है भैया ध्यान रखना, इसको अदृश्य होने वाली नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और लूनी नदी गुजरात राज्य में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। क्या प्रश्न पूछा गया था, ये मैं आपको एमपी पुलिस 13 अगस्त पहली शिफ्ट में होने वाले सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का स्तर बता रहा हूं और प्रश्न भी बता रहा हूं, उसके साथ में उत्तर भी बता रहा हूं। और आप आगे किस तरीके से तैयारी करेंगे इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में आप खुद जान जाएंगे। इसके बाद में मैं अगला प्रश्न आपको बताऊंगा कि रियासतों के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। अगर आपसे पूछा जाए रियासतों के एकीकरण में, रियासतों के एकीकरण में, रियासतों के एकीकरण में मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गुजराती थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और गृह मंत्री भी रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही 552 रियासतों का विलय भारत में किया गया था, 13 पाकिस्तान को मिली थी। हालांकि कई सारी रियासतों ने भारत में मिलने से मना किया था, जिसमें से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल और जूनागढ़ जैसी कई रियासतें शामिल थी। किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि भारत का एकीकरण किया, इसलिए इनको भारत का एकीकरण का जनक कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ध्यान रखना 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे ऊंची प्रतिभा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिभा सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप मुझे बताइए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, अगला प्रश्न पूछा गया था डांडिया लोक नृत्य। डांडिया लोक नृत्य आपसे पूछा गया था। तो भैया मैं बताना चाहूंगा डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है, गुजरात का। कहाँ का है डांडिया लोक नृत्य, गुजरात का, गुजरात राज्य का। किस राज्य का है, गुजरात। मैं आपको और बता दूं, गरबा हो, टिप्पानी हो, भवई हो, ये अगर पूछा जाता है तो ये भी कहाँ के है, गुजरात के। ये भी कहाँ के, गुजरात के, ठीक है। अगला प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या प्रश्न पूछा गया था, बिरजू महाराज का संबंध किससे है। प्रश्न पूछा गया है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वो मिलेगा आपको कथक से। किससे मिलेगा, कथक से। कथक कहाँ का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा, आपका कथक। और कथक का संबंध किससे है, कथक जो है बिरजू महाराज का संबंध किससे, कथक से। इसके अलावा जो है लक्ष्मण महाराज, अच्छन महाराज, ये सब जो है आपका किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूँ, सितारा देवी जो कथक साम्राज्ञी कहा है, किसने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ये प्रश्न पूछा गया था, सबसे लंबी है। तो मैं बताना चाहूंगा इसका नाम है गुजरात। क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य जो है इसकी सीमा सबसे ज्यादा है, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, गुजरात है। ध्यान रहे इस बात का कि अगर आपसे पूछा जाता है इस प्रकार से, अगर मैं बनाता हूं, ये है आपका भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर आता है आपका गुजरात, ये पर आता है गुजरात, ये आता है महाराष्ट्र, ये आता है गोवा, इसके बाद कर्नाटक, इसी के बाद में आपका केरल, इसी के बाद में तमिलनाडु, इसी के बाद में आपका आंध्र प्रदेश, इसी के बाद में उड़ीसा, इसी के बाद में वेस्ट बंगाल। ऐसे करके टोटल कितने तटीय राज्य है, 9 तटीय राज्य। और अगर इनकी सीमा, सभी की सीमा अगर मिला ली जाए तो कितनी है, टोटल है आपकी 6,100
किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। और अगर मैं बात करता हूं कि अगर टोटल पूछ ली जाए तो कितनी है? 7516.7 किलोमीटर। ये टोटल क्या है सर? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है हमारे द्वीप समूह, उनकी भी अगर तटीय सीमा अगर मिला ली जाती है तो भारत की कुल तटीय सीमा कितनी हो जाएगी? 7516। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 15200 किलोमीटर। और एक और प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की कुल सीमा कितनी है, तो 22716.7 किलोमीटर। इतनी जानकारी आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल रही है। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से आप क्या कीजिए, वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। क्या प्रश्न पूछा गया आपसे एग्जाम में? अगला प्रश्न पूछा गया था जोहर। जोहर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि जोहर क्या है। तो आपको मालूम होगा जोहर एक व्रत है। आपको पता होगा कि मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमण होते थे भारत पर, तो यहाँ की जो राजपूत महिलाएं थी, वहां के राजा के मर जाने के बाद में जोहर कर लिया करती। जोहर का मतलब क्या हो जाता है कि राज्य में क्या होता है, एक अग्नि के रूप में एक गोल कुआं जो होता है वो जलता रहता है, उसमें अपने प्राणों की आहुति दे देती है। तो जोहर क्या हो जाएगा? जोहर कुंड भी एक प्रश्न आ सकता है। तो चंदेरी में कहां पर मिलेगा? चंदेरी में आपको मिलेगा कि 1528 में जब बाबर ने मध्य प्रदेश के ऊपर आक्रमण किया था, तो वहां का शासक कौन था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय था। मेदिनी राय के मर जाने के बाद में वहां की 800 राजपूत रानियों ने क्या किया था? जोहर किया था। तो अगर आपसे जोहर से संबंधित कोई प्रश्न आता तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। क्या प्रश्न पूछा गया था? अगला प्रश्न जो है आपका नाबार्ड से संबंधित पूछा गया था। किससे पूछा गया था? नाबार्ड। नाबार्ड जो है भैया ग्रामीण बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए प्रश्न पूछा गया था। इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में इसकी स्थापना हुई है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था नाबार्ड से। पढ़ लेना इसको एक बार। और 11वां प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा क्या प्रश्न पूछा गया है। मोस्ट एंड सुपर आईएमपी उत्तरवर्ती मुगल बादशाह से प्रश्न पूछा गया है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। वास्तविक नाम इसका क्या है भैया? वास्तविक नाम है इसका रोशन अख्तर। क्या नाम है इसका? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर को ही क्या कहा जाता है? मोहम्मद शाह कहा जाता है, और उसी को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा, वो क्या है? इसी के समय में क्या हुआ था? हैदराबाद। इसी के समय में हैदराबाद, इसी के समय में बंगाल, इसी के समय में बंगाल और इसी के समय में अवध, ये तीनों स्वतंत्र हुए थे। तो किस मुगल बादशाह के समय में 3 राज्य स्वतंत्र हुए थे? तो मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ध्यान रहे, इसके समय में मोस्ट एंड सुपर आईएमपी है। इसके समय में 1739 में, कब? 1739 में किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और नादिर शाह अपने साथ में क्या लेके गया था? एक तो लेकर गया था मयूर सिंहासन, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन। और कौन क्या लेकर गया था? और लेकर गया था कोहिनूर हीरा। क्या लेकर गया था? कोहिनूर हीरा। क्या लेकर गया था? कोहिनूर हीरा। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा बेटा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। अगर पूछा जाए कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो भी था मोहम्मद शाह रंगीला। अगर ये प्रश्न पूछा जाए किसकी सहायता से ये शासक बना था? तो चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क की सहायता से शासक बना था। और भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए किसके समय में, किस मुगल बादशाह के समय में हैदराबाद, बंगाल, अवध स्वतंत्र हुए थे? तो वो भी मोहम्मद शाह रंगीला। इतने प्रश्न मैंने आपको कवर करवाए। अगला प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी में पूछा गया था गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? क्या प्रश्न पूछा गया था? गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी? तो भैया ध्यान रखना, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। कितने गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यलदोज, तीसरे का नाम था कुबाचा और चौथे का नाम था बख्तियार खिलजी। ध्यान रहे इस बात का, 4 गुलाम थे। 4 में से बख्तियार खिलजी भी मर चुका था। यलदोज और कुबाचा जो थे उनके पास में पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जो आज वर्तमान में क्षेत्र है वो वाले क्षेत्र
क्षेत्र और भारतीय जो क्षेत्र था वो किसके पास था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में किस वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की। गुलाम वंश को क्या कहा जाता है, मामलुक वंश कहा जाता है, ठीक है। गुलाम वंश जो है स्लेव डायनेस्टी, उसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और 1206 से 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी या पोलो खेलते वक्त हो गई थी, तो वो तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इतने प्रश्न बन सकते हैं और भी कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित, जैसे कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, उसका कार्य किसने पूर्ण करवाया, या प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए जजिया टैक्स किसने लगाया था, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो गुलाम वंश भी हो गया। अगला प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसके कहने पर, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक सूफी संत थे उनके नाम पर क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में रखी थी। किंतु उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद आने वाला शासक कौन होता है, इल्तुतमिश। हालांकि इसके पहले आरम शाह भी आता है, लेकिन इल्तुतमिश जो शासक होता है वो 1229 में क्या करता है, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाता है। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था, तो हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए जल्द से जल्द अगले शिफ्ट का वीडियो भी लाने वाला हूं। थैंक यू सो मच।